तो आज वो टॉपिक क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है क्या, इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो हेडिंग डाल देते हैं। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, सवाल ये उठता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया किसने था। पहला सवाल तो ये उठता है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो था वो दिया किसने था। तो जब ये सवाल उठता है सबसे पहले बात आती है ये 1920 के समय में, 1914 से 1920 के समय हमने पढ़ा था वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ना, पढ़ा था ना। तो वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसी सिद्धांत का विस्तृत रूप माना जाता है। शुरुआत तो यहां से मानी जाती है, लेकिन इस सिद्धांत का विस्तृत रूप माना जाता है और इसे 1960 के दशक में, 1960 में हैरी हेस नाम का व्यक्ति था, व्यक्ति ने पहली बार प्लेट विवर्तनिक या प्लेटों के संचलन की बात की। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्लेटें जो है गतिमान है आज भी। तो इसकी परिभाषा कई बार आपसे पूछ ली जाती है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को किसने दिया। तो 1960 के अंदर हैरी हेस नामक व्यक्ति था, जिस व्यक्ति ने 1960 में पहली बार ये इंट्रोडक्शन दिया कि प्लेटें आज भी गति करती है, आज भी जो महाद्वीप उपपड़ा में प्लेटों के रूप में है। तो ये माना गया कि प्लेटें आज भी गति करती है। स्टार्टिंग में हैरी हेस ने ये विचार दिया, सबसे पहला व्यक्ति था ये हैरी हेस। उसके बाद आगे चलकर मॉर्गन नाम का व्यक्ति आता है, मैकेंजी नाम का व्यक्ति आता है ना, हॉब्बस, इन सभी ने इस सिद्धांत का समर्थन भी किया। सिद्धांत का समर्थन किया। आ रही बस यहां तक चीजें क्लियर हो रही है ना। आगे चलें तो आगे जब देखेंगे, अब बात करते हैं प्लेटें है क्या। जब प्लेटों की बात आती है तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें प्लेटों की, तो पृथ्वी की जो परतें हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आंतरिक संरचना जब करवाई थी, क्रस्ट, मेटल और कोर के रूप में बताया। तो क्रस्ट भी दो भागों में आपको मैंने बताया। तो उसी तरीके से आप देखोगे ये जो क्षेत्र रहता है इसका ऊपर वाली जो परत रहती है किसकी, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, ये ऊपरी परत, तो इसकी जो मोटाई रहती है वो कितनी रहेगी। तो आपको याद रखना है इसकी मोटाई जो रहती है वो रहती है 100 किलोमीटर। कितनी है, 100 किलोमीटर। इस मोटाई वाले क्षेत्र को हम कहते हैं स्थल मंडल। क्या कहेंगे, स्थल मंडल। जबकि इस मोटाई के नीचे वाला जो भाग है इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, या फिर आप बोल सकते हो दुर्बल मंडल। अरे बस तो इसे क्या कहेंगे, दुर्बल मंडल। तो इसकी जो मोटाई रहती है वो कितनी रहती है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी क्या रहती है, मोटाई रहती है किसकी, इस दुर्बल मंडल की। अरे बात सुने, ऊपर वाला आपका स्थल मंडल है, इसके नीचे आपका दुर्बल मंडल है। तो सबसे पहली बात आती है प्लेट कहते किसे हैं। अगर प्लेट की परिभाषा पूछे तो सीधी सी बात है वह चट्टान का रूप जो स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के मध्य में पाया जाता है। स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के मध्य पाया जाता है।
के मध्य पाया जाता है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी, है ना? स्थल मंडल और मध्य मंडल के मध्य पाया जाता है। आइए हम बात करते हैं कौन सा है ऐसा रूप जो आपका, आप सबसे पहले देखेंगे अपन जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से की अगर बात करें तो इस हिस्से पर यहां पर हम रहते हैं, हमारे जो घर है, बिल्डिंगें हैं, यहां पर इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है आपकी, ना, इन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये आपके जो पौधे वगैरह जितने भी है, ये आपका स्थल वाला क्षेत्र है जिस पर आप लोग रहते हो। आ रही बात समझ में? जब बीच वाले भाग की बात करेंगे तो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर है, यहाँ पर आपकी जो है प्लेट पाई जाएगी। अगर प्लेटों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे इन क्षेत्रों में इस तरीके से प्लेटें आपकी सटी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्लेटें जो है इनके मध्य के अंदर सटी रहती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी सारी सारी क्या है, प्लेटें हैं। तो ये भी आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि प्लेटें जो है किसके मध्य में पाई जाएगी। तो प्लेट जो आपकी पाई जाएगी वो किसके मध्य में पाई जाएगी? तो प्लेटें आपके स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के मध्य पाई जाती है। आ रही बात समझ में? तो प्लेट कहेंगे किसे? स्थल मंडल और दुर्बल मंडल के मध्य में जो चट्टान का एक रूप पाया जाता है उसे क्या कहते हैं अपन? प्लेट कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन प्लेटों के मध्य में गति कैसे होती है, कि जब ये प्लेटें हैं तो ये गति करती है, तो किस प्रकार करती है? इन प्लेटों को गति मिलती कैसे है? आ रही बसन में? तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा कि प्लेटों को गति मिलती कैसे है। तो आपको बता दूं, प्लेटों की जब गति की बात आती है तो आप लोगों को एक चीज याद में रखनी है, ध्यान में। तो प्लेटों की गति की बात आती है तो आपने कभी घर में पानी उबलता हुआ देखा है? कभी गर्म पानी को देखा ना, पानी उबलता हुआ देखा है। तो आपने देखा होगा जब पानी उबलता है तो उसे भाप ऐसे निकलती है, एकदम बिल्कुल लंबवत ऐसे निकलती है, सवैन्य तरंगों के रूप में निकलती है। अरे बस में सेम वैसे ही इन्हीं चट्टानों के नीचे जो तापमान पाया जाता है, जो मैग्मा पाया जाता है, उसका तापमान जो रहता है वो कितना रहता है? 19 डिग्री सेंटीग्रेड, 1900 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग तापमान रहता है। किसका? मैग्मा का। आरी बात समझ? जो ये प्लेटें हैं इनके नीचे जो मैग्मा पाया जाता है उनका तापमान कितना रहता है? 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। आपने कभी पानी जब उबल रहा है उसके ऊपर आपने प्लेट रखी हो तो होगा क्या? या फिर चाय के ऊपर आप ढक्कन लगाते हो और चाय जब उबलती है तो उबलने के बाद आप देखोगे चाय जो ढक्कन है वो नीचे गिर जाता है ना। कई बार आप देखते होंगे ये दाल वगैरह जब आप पकाते हो तो उस टाइम आपने ढक्कन लगाया तो ढक्कन ऐसे ऊपर तैरने लग जाता है जब उबलती है वो। आ रही बात समझ में? तो सेम इसी कंडीशन के अंदर जो मैग्मा है जब उसका तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, 1900 डिग्री सेंटीग्रेड जब इसका तापमान रहता है तो इस तापमान की वजह से जो ये प्लेटें हैं वो गति करना शुरू कर देती है। आ रही बात समझ में? क्योंकि जब ये मैग्मा क्या करेगा? उबलेगा। सीधी सी बात है, मैग्मा का तापमान बढ़े तो सीधी सी बात है उबलना शुरू कर देगा। और जब ये उबलना शुरू करता है तो इसी उबलने के कारण ही ये प्लेटें क्या करती है? गति करती है। अरे यहां तक चीजें समझ में आ पा रही है ना? तो सीधी सी बात है, आपसे ये पूछ ले कि प्लेटें गति किस प्रकार करती है, तो प्लेटें जो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तो तापमान के ऊपर मैग्मा पाया जाता है, जब ये मैग्मा जो उबलता है तो इन प्लेटों के अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है। आ रही बात समझ में? तो ये कई बार आपके सवाल पूछाता है कि प्लेटें गति क्यों करती है, तो तापमान के कारण और मैग्मा के उबलने के कारण या फिर मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही इनके अंदर क्या होती है? गति होती है। आ रही बात समझ में? तो ये प्लेटें आपकी मूवमेंट कैसे करेगी? जब ये प्लेट ये क्या होगा? तापमान बढ़ेगा तो इसके कारण ये प्लेटें क्या है? गति करना शुरू कर देगी। यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही है ना?
अगर मैं यहां से आगे चलूं तो आपने देखा, सबसे पहली चीज देखी आपने, जो ऊपरी परत है जिस पर आप लोग रहते हो, उससे अगर सवाल पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं अपन? स्थल मंडल कहते हैं। तो ये बेसिक सवाल है, ये कई बार पूछा भी जाता है, आप किस परत पर रहते हो, स्थल मंडल या दुर्बल मंडल? तो याद रखना आप लोग किस पर रहते हो? स्थल मंडल पर। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि दुर्बल मंडल जो है, तो मैंने कई बार आपको पिछले भी क्लासों के अंदर बताया है कि दुर्बल मंडल के ऊपर स्थल मंडल तैरता रहता है। आ रही बात समझ में? स्थल मंडल जो है दुर्बल मंडल के ऊपर तैरता रहता है। तो इस तरीके से ही ये प्लेटों के कारण ही ये तैरता है। तो नीचे वाला आपका दुर्बल मंडल हो गया, स्थिर है, लेकिन ऊपर उसके क्या, जो प्लेटें गति करती है, इसका मतलब क्या, स्थल मंडल क्या आपका तैरता दिखाई देगा। जिस प्रकार से पानी गर्म होने पर प्लेट जो आपकी उसके भाप के कारण ये गर्म होने पर ऐसे उबलती दिखाई देगी, आपको ऐसे तैरती दिखाई देगी, सेम उसी सिचुएशन की तरह ये भी आपको तैरता दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? तो प्लेटों की जितनी भी गति होती है, जो महाद्वीप है, इनकी गति किस प्रकार होती है? तो इसी प्रकार गति होती है, और इसी गति के कारण महाद्वीपों के अंदर संचलन जो होते हैं, उससे आपको आकृतियां देखने को मिलेंगी, पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, और इसी के साथ साथ आप देखो ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण इसी कारण होता है। आ रही बात समझ में? अब आप लोगों को दिमाग में ये आता होगा कि ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी बनता है, कैसे? एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये पूरा अपना दाब लगाता है, जब क्या होगा, दाब लगेगा, जब प्लेटें क्या सहन करना बंद कर देगी तो प्लेटें टूटेगी, प्लेट क्या हो जाएगी आपकी, टूट जाएगी। और टूटेगी तो टूटने के बाद क्या होगा, जो वोल्केनो जो है बाहर निकलेगा विस्फोट के रूप में। आ रही बात में? क्योंकि इसके नीचे आंतरिक परतों में इतना ज्यादा दाब होता है कि जब ये क्या हो, इसके सहन करने की क्षमता खत्म हो जाए तो उसके बाद ये प्लेटें टूट जाती है, और टूटने के बाद क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा और ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है। आ रही बात समझ में? अब समझ में आ रहा है ना कि महाद्वीपों पर ज्वालामुखी कैसे बाहर निकलती है? सीधी सी बात है, जो ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें गति करती है। अगर आप देखोगे, अगर दाब ज्यादा है, तापमान ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा बन चुका है, तो क्या होगा, ये प्लेटें टूट जाएगी, और प्लेट टूटेगी तो सीधी सी बात, टूटेगी तो भूकंप भी आएंगे, जो हमें अनुभव करना मिलेगा। उसके कारण वोल्केनो भी बाहर आएगा, ज्वालामुखी की भी बाहर आएगी। आ रही बात समझ में? तो इस प्लेटों की गति के कारण क्या होता है, तो आप बोल सकते हो प्लेटों में जब ये गति करती है, सीधा सा रीजन इसका कि प्लेटों गति 1900 डिग्री तापमान होने की वजह से ही इसकी क्या करती है, गति करती है। यहां तक कोई किंतु परंतु नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो अगला जो हमारा आता है वो ये आता है कि अगर हम एक एक चीज पर बात करें तो प्लेटों की जो गति है वो कितने प्रकार की होती है। जो प्लेटों की जो गति रहेगी आपकी, प्लेटों की अगर गति की बात करूं मैं, तो प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करें टकराव वाली, टक्कर के कारण, टक्कर के कारण, या आप बोल सकते हो इसे अभिसारी संचलन। अरे बस समझ में, अरे समझ में आ रहा है ना? उसके बाद अगर देखो टक्कर के बाद अगर बात करें अपन, तो इसके दूर हटना, ठीक है, दूर हटना को हम बोलेंगे अपसारी। आ रही बात समझ में? तीसरा आएगा पैरेलल चलना या समांतर चलना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सरकसी प्लेट, सरकसी प्लेट संचलन। आ रही बात समझ में? अब इनको देखोगे आप लोग, अगर इसको टक्कर वाले की अगर बात करें तो टक्कर वाले में क्या होगा, जैसे मान के चलो ये कोई प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है कोई, तो होगा क्या, ये एक दूसरे के सामने गति करे, से एक दूसरे के सामने गति करेगी, तो ये टक्कर वाली या अभिसारी संचलन कहेंगे। जो प्लेटें आपने देखी है, जैसे मान के चलो ये जो प्लेटें थी, अगर ये प्लेटें एक दूसरे के सामने गति कर रही है, एक दूसरे क्या करे, सामने गति करे, तो उसे क्या कहेंगे, अभिसारी संचलन। आ रही बात समझ में? और जब ये एक दूसरे से दूर जाएगी तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी संचलन। आ रही बात समझ में? यहां तक समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार आप देखोगे कि अगर इनकी बात करें तो ये तो आपका हो गया अभिसारी संचलन। और जब यही प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देंगे, तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी संचलन। तो कई बार आपसे सवाल पूछा था, अगर विपरीत दिशा में चलती है तो इसे क्या कहेंगे, अपसारी। और समांतर चलने का मतलब ये होता है, अगर ये कोई प्लेट है
और ये प्लेट एक दूसरे के ऐसे पैरेलल गति करे तो इसे क्या कहेंगे? समांतर संचलन। आ रही बात समझ में? इसे क्या कहेंगे? समांतर संचलन। यहां तक चीजें आप लोगों को समझ में आ पा रही होगी, है ना? आई होप यहां तक समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? जब इसके बाद अगर देखेंगे तो ये गतियां दो प्रकार की होती है, दो बोल ना कि तीन प्रकार की गति आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले हम देखें तीन तरीके की गति होगी। अब इन तीन तरीकों के आगे भी और डिवाइड किया गया है कि महाद्वीपों महाद्वीपों के बीच में गति होगी, महासागरों महासागरों के बीच में भी गति होती है, या फिर महाद्वीप और महासागर के बीच में गति होती है। आ रही बात समझ में? तो अब इस पर बात करें अगर, तो ये दो तीन प्रकार की होती है। अगर मैं इसकी चर्चा करूं, जब इसकी अगर बात करें अपन, तो ये तीन प्रकार की किस तरीके से होगी, इसको साफ कर दूं मैं। लिख लिया सभी ने, है ना? सभी ने लिख लिया? अगर इसकी बात करें अपन, तो ये तीन तरीके किस तरीके से होती है। तो एक तो आपको याद रखना है महाद्वीपों महाद्वीपों के बीच में, इसे मान के चलो अफ्रीका है, या फिर आप बोल सकते हो भारतीय प्रायद्वीप और एशिया एक साथ टकराएगा। आरी बात सुनो, तो हिमालय पर्वत का निर्माण देखा ना आप लोगों ने। अगर वैसे ही क्या हो, अगर उत्तरी अमेरिका है और प्रशांत महासागर से टकरा रहा है तो महाद्वीप और महासागर की गति होगी वो। आरी बात समझ में? दूसरा आप बोलोगे कि महाद्वीप और महासागर की गति, महाद्वीप और महासागर की गति। तीसरा जो आपका आएगा उसे बोलते हैं महासागरीय महासागरीय। महासागर और महासागर के मध्य में आई बस में। तो तीन तरीके की गति होगी, महाद्वीप और महाद्वीप के मध्य में, महाद्वीप और महासागर के मध्य में, और महासागर और महासागरों के मध्य में जो गति होती है उसे क्या कहेंगे अपन? तीन तरह की गतियां होती है। अब महासागर महासागर की गति देखो तो प्रशांत महासागर के अंदर पश्चिमी प्रशांत महासागर और पूर्वी प्रशांत महासागर के मध्य गति होती है। महाद्वीप और महासागर की बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वो प्रशांत महासागर से टकराएगा, ठीक है ना? उसके बाद महाद्वीप और महाद्वीप की अगर बात करें तो एशियाई प्लेट अगर भारतीय प्लेट से टकरा रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? महाद्वीपों के बीच में गति हो रही है। यहां तक तो समझ पा रहे हो ना, है ना? तो उसके बाद अगर बात करूं मैं, तो आपको ये छोटा सा मैंने एक डायग्राम दिया है। ये प्लेटें हैं, इसको मैंने दो प्लेटों में डिवाइड किया इसको। आ रही बात समझ में? तो ये जो आपका डायग्राम वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये आपको महाद्वीपों के बीच में महाद्वीपों की गति की बात कर रहा है। आरी भाषा में तो ये महाद्वीप महाद्वीप के मध्य में गति को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना? अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो आप ये देखेंगे जो ये भाग है आपका किससे टकरा रहा है? महाद्वीप से टकरा रहा है। और टकराव वाली बात हो रही है, और टकराव वाली बात होगी तो सीधी सी बात है, तो यहां पर जो ये संचलन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? तो अभिसारी संचलन हो रहा है। अरे पढ़ा था ना? अरे कहां पढ़ा था? देखो ये चीज देखो, मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में कि जो गतियां होती है वो तीन तरह की होती है ना? तीन तरह की, टक्कर से या अभिसारी संचलन बोल सकते हो, एक दूसरे टकराएगी, एक दूसरे से दूर हटना, और एक दूसरे के समांतर। ये तो आपको मैंने गतियां बताई प्लेटों की, टाइप्स ऑफ प्लेटों की जो गति है उसको बताया है। लेकिन मैंने जो यहां पर आप लोगों को बताया है वो ये चीज बताई है कि प्लेटों की गति जो है हमने महाद्वीपों के बीच में भी हो सकती है, और महाद्वीप और महासागर के बीच में जो हमने तीन प्रकार की जो गतियां बताई है मैंने, कि अभिसारी होती है, अपसारी होती है, ये इनके बीच में होती है। आ रही बात समझ में? गति तो तीन प्रकार की हो रही है, लेकिन किसके बीच में होगी ये चीज मैंने बताया आपको। महाद्वीप महाद्वीप के भी बीच में हो सकती है, महाद्वीप और महासागर के बीच में हो सकती है, और महासागर और महासागर के बीच में भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं कि अभिसारी संचलन के अंदर महाद्वीपों के बीच में महाद्वीप की गति। आ रही बात समझ में? तो महाद्वीप के बीच में अगर महाद्वीप की गति हो रही है तो इसे बोलते हैं अभिसारी संचलन। आ रही बात समझ में? दोनों एक दूसरे से टकराएगी, और यहां पर ही आपको टकराती दिखाई दे रही होगी। आ रही बात समझ में? जब यहां ये टकरा रही है, तो जब ये टकराती है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका जो प्रभाव निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? तो प्रभाव की अगर बात करूं तो यहां पर नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा।
आ रही बात समझ में? अरे यहां तक समझ पा रहे होंगे कि नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण होगा। ये आपको सारे के सारे आपके नवीन न्यू फोल्ड माउंटेन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे ना। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे क्या आपके न्यू फोल्ड माउंटेन हैं। सारे के सारे आपके क्या है न्यू फोल्ड माउंटेन है जो महाद्वीपों पर पाए जाते हैं। आगे बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही होगी है ना। तो सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे होगा। कौन कौन से थे नवीन मोड़दार पर्वत? आपने पढ़े थे ना जब कॉन्टिनेंट किए थे, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस है ना, एल्पस, ये सारे पढ़े थे आप लोग। तो ये क्या थे? नवीन मोड़दार पर्वत थे। तो नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है? इसी कारण हुआ है। आ रही बात समझ में? अभिसारी संचलन के कारण आप बोल सकते हो, जब अभिसारी संचलन हुआ है तो उसके कारण कन्वेंशनल जो संचलन हुआ है उसके कारण जो प्लेटों के ऊपर जिस आकृतियों का निर्माण उन्हें क्या बोलते हैं? हम नवीन मोड़दार पर्वत बोलते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है ना। आपने यही देखा है, तटीय क्षेत्रों पर ही देखा है ना, कोस्टल रीजन पर ही देखा है इनको। ठीक है, तो ये आपके नवीन मोड़दार पर्वत बनेंगे। दूसरा, अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ है, अगर अभिसारी संचलन हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर अभिसारी संचलन हो रहा है महासागर और महाद्वीप के मध्य में, ये आपका महासागर और महाद्वीप के मध्य में है। महाद्वीप और महासागर के मध्य में अगर अभिसारी संचलन की बात करें, वो तो पिछला तो पढ़ा था हमने महाद्वीप महाद्वीप के मध्य में दो भूभागों के बीच में पढ़ा था। अब ये एक वाटर बॉडी है, दूसरा आपका कॉन्टिनेंट है। अगर महाद्वीप और महासागर के मध्य में अगर संचलन हो रहा है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये आपका महाद्वीप और महासागर के मध्य में संचलन आपको दिखाई देगा। आ रही बात समझ में? और जब ये दोनों टकराए तो इस क्षेत्र में आप दिखाई दे रहे, ये सागरीय क्षेत्र है, ये आपका भूभाग वाला क्षेत्र है। जब ये दोनों टकराएगी तो सीधी सी बात है, होगा क्या कि जो महाद्वीप होता है, जो आपका महाद्वीप है, ये महाद्वीप किससे बना होता है? ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बना होता है। आरी भाषा में तो महाद्वीप वो किससे बना होता है? ग्रेनाइट की चट्टानों से बना होता है। और इसके कारण इसका घनत्व क्या रहता है? कम रहता है। तो इसकी डेंसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी? घनत्व इसका हमेशा कम रहता है। आरी भाषा में तो इसका घनत्व कम रहता है। जबकि जो महासागर है इसका क्या है, किससे निर्माण हुआ? तो बसाल्ट चट्टान से निर्माण हुआ है। आरी भाषा में और बसाल्ट चट्टान से निर्माण होने की वजह से महासागरों का, तो बसाल्ट चट्टान से भाई इनकी घनत्व जो ज्यादा रहता है, घनत्व क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। और घनत्व ज्यादा रहने के कारण इसका भार भी क्या रहता है? ज्यादा रहता है कि नहीं रहता? अगर घनत्व ज्यादा है तो भार भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा ना। तो महासागरीय जो प्लेटें होती है उनका घनत्व क्या रहता है? ज्यादा रहता है, इसलिए इनका क्या भार भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। यहां आप लोग इसको लिख सकते हो, यहां लिख दो, ठीक है? ठीक है ना। तो जब बात करें अगर महासागर, तो महासागर बसाल्ट चट्टान से निर्मित है, घनत्व ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है? भार भी इसका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आप लोग बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अपन महासागरों के मध्य में, तो अब गति की अगर बात करें तो ये आपका अभिसारी संचलन हो रहा है। कौन सा? अभिसारी। वो महाद्वीपों के मध्य में था, ये महाद्वीप और महासागर के मध्य में हो रहा है। आ रही बात समझ में? जब ये महासागर के मध्य में और ये महाद्वीप वाला क्षेत्र है तो इसके मध्य में अगर अभिसारी संचलन होगा तो जो प्लेट क्या होगी? भारी होगी। जो प्लेट क्या होगी? भारी होगी। जिसका घनत्व ज्यादा होगा तो वो कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्या होगी? धंस जाएगी। तो आपके ये महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय है, और ये आपकी कौन सी है? महासागरीय प्लेट होगी। अब मेरे को ये बताओ किसका घनत्व ज्यादा होगा? किसका घनत्व ज्यादा इन दोनों में से? महासागर का ना। और जिसका घनत्व ज्यादा उसका भार भी ज्यादा है।
और जिसका भार भी ज्यादा है तो होगा क्या, जिसका घनत्व ज्यादा है, जिसका भार भी ज्यादा है, तो ज्यादा भार वाली चीज क्या होगी, कम भार वाली के नीचे चली जाएगी ना। अरे यही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ज्यादा घनत्व वाली चीज है, जिसका डेंसिटी ज्यादा है, जिसका भार ज्यादा है, तो वो क्या होगी, महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाएगी। आ रही बात में, और इस तरीके से आपकी ये प्लेट धंस जाएगी नीचे। अरे समझ में आ रहा है ना, है ना। जब ये धसेगी तो इस क्षेत्र में जो मलबा होगा, मलबा सपोज दैट की आपके कंकड़ मिट्टी सारी सारी होगी, वो किस में चेंज हो जाएंगे, आपके नवीन मोड़दार पर्वतों के मध्य में या ज्वालामुखी पर्वतों के मध्य में। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब जो इसका प्रभाव रहेगा वो क्या रहेगा, आपको याद रखना है। तो इसका जो प्रभाव रहेगा वो ये रहेगा कि नवीन मोड़दार पर्वतों के साथ साथ आपको ज्वालामुखी पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, वह महासागरों के ऊपर द्वीप दिखाई देंगे आपको, आइलैंड्स बन जाएंगे। ये आपके आइलैंड्स है सारे के सारे, ये सारे सारे आइलैंड है, आप इसको बोल सकते हो आइलैंड्स। अरे समझ में आ रहा है। महासागरों के मध्य में आपने द्वीप देखे हैं ना, आइसलैंड का नाम सुना है, ग्रीनलैंड का नाम सुना है ना, बेरिंग जल संधि के पास में द्वीप देखे थे आप लोगों ने, है ना, जापान का नाम सुना है, फिलीपींस का नाम सुना है। तो ये क्या है, ज्वालामुखी कारण बने हुए द्वीप है सारे के सारे। ज्वालामुखी कारण ये बाहर निकली ज्वालामुखी, पानी का तल जो नीचा चला गया तो ये द्वीप जो ऊपर दिखाई दे, उसके बाद इस पर मानव रहना स्टार्ट करके तो ये द्वीप बन गए आपके। आ रही बात समझ। तो ये भूभाग का जो निर्माण हुआ इसी कारण हुआ, ये ज्वालामुखी के बाहर निकलने के कारण महासागर के अंदर क्या बन गए, द्वीप बन गए और नवीन मोड़दार पर्वत बन गए। आ रही बात समझ में। तो अब आपके सवाल रहेगा कि महासागरीय जो प्लेटें हैं उनका निर्माण किसके कारण हुआ है, तो बसाल्ट चट्टानों से हुआ है। आपसे पूछे महाद्वीपीय प्लेटों कौन किससे निर्मित हुई है, तो ग्रेनाइट चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। आ रही बात समझ में, यहां तक नहीं भूलोगे, है ना। तो उसके बाद ये देखा आपने महासागरों व महाद्वीप के बीच में संचलन देखा। अगर मैं आगे चलकर और बात करूं, अगर आपसे, यहां तक हो गया ना सभी का, हो गया ना सभी का। अगर मैं आगे चलकर और आपसे बात करूं तो बात यह करूं कि अगर हम बात करें महासागर व महासागर के मध्य में, महासागर और महासागर के मध्य में अगर संचलन की अपन बात करें, अगर महासागरों के बीच की अगर अपन सीधी सी बात करें तो महासागर के मध्य में जब संचलन होगा तो इसके कारण क्या होगा, अब क्या होगा कि जब ये प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करेगी, आ रही बात समझ में, जब ये प्लेटें एक दूसरे के सामने गति करेगी तो इनके मध्य में क्या होगा, ये महासागर है दोनों, और इन महासागरों के मध्य में जब भी क्या होगा, गति होगी, तो इन महासागरों के बीच में जब गति होती है तो किनका निर्माण होता है, द्वीपों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी फूटती है, ज्वालामुखी बाहर निकलती है। तो सीधी सी बात है, इस पर ज्वालामुखी बाहर निकलेगी तो इससे क्या होगा, द्वीप बनेंगे आपके, क्या बनते जाएंगे, द्वीप्स बनते जाएंगे ऐसे। महासागर में द्वीप बनेंगे, ज्वालामुखी पर्वत बनेंगे। तो आपको लिखना है किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी द्वीपों का। एग्जाम्पल बताऊं आपको, तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट से टकरा रही है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो आप पश्चिमी प्रशांत महासागर,
पश्चिमी प्रशांत महासागर पूर्वी प्रशांत महासागर से। आ रही बात समझ में? और जब ऐसा होगा तो यहां पर या तो द्वीप बनेंगे और या क्या बनेंगे, गर्त बनेंगे। और गर्त किस तरीके के होते हैं, जैसे आपको क्या होगा, नीचे वाले साइड में आपका ऐसे गर्तों का निर्माण होता दिखाई देगा। लेकिन ये गर्त आपको कब बनेंगे, जब ये क्या हो, इनके बीच में अपसारी संचलन हो। लेकिन जब ये अभिसारी संचलन होगा तो द्वीपों का निर्माण होगा। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें समझ में आ पा रही होगी, है ना? कोई किंतु परंतु समझ में आ रहा है ना? अरे कुछ बुझ रहा है ना? तो आगे चलकर अगर देखें, यहां तक कर लिया सभी ने, है ना? तो आगे चलकर देखें, अब हम बात करें अपसारी संचलनों पर। अपसारी संचलन की अगर बात करूं तो इसका मतलब क्या हो गया, अभिसारी तो एक दूसरे के सामने टक्कर हो रही थी, अब क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगी प्लेटें, है ना? तो दूर किस तरीके से जाएगी, तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको, जैसे आपकी ये कोई प्लेट है और ये कोई दूसरी प्लेट है, तो अब इनके मध्य में क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति होगी। आ रही बात समझ में? और जब इनके बीच में विपरीत दिशा में गति होगी तो बीच में से क्या होगा, आपका ज्वालामुखी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में? तो मैग्मा इनसे बाहर निकलेगा, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इस डायग्राम को आप इस तरीके से ना करके इस तरीके से बनाओ। ना, तो इस डायग्राम को आपको इस तरीके से बनाना है। ये आपका मैग्मा है जो बाहर आ रहा है ना? और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ज्वालामुखी का रूप लेगा, है ना? तो ये क्या लेगा, ज्वालामुखी का रूप लेगा। तो जब ये मैग्मा बाहर निकले तो इसे बोल दो मैग्मा, और ये पूरा पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका ज्वालामुखी। ठीक है। अगर मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, मैग्मा के अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा है, तो विस्फोटक ज्वालामुखी बाहर निकलेंगे। क्या निकलेंगे, विस्फोटक ज्वालामुखी बाहर निकलेंगे, विस्फोट के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है। जब बाहर निकलता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन, लावा कहते हैं। लेकिन लावा की रियलिटी में डेफिनेशन ये नहीं है, क्योंकि जब मैग्मा बाहर निकलता है तो इसके साथ कुछ गैसें भी बाहर निकलती है। आ रही बात समझ में? जब क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा तो इसके साथ क्या, सिलिका के साथ साथ क्या निकलेगी, गैस भी बाहर निकलेगी। तो आपको याद रखना है गैस कौन कौन सी बाहर निकलती है। अगर गैसों की बात करूं मैं तो कौन कौन सी गैस आपकी बाहर निकलेगी, तो सबसे पहले आपको CO2, आ रही बात समझ में, सल्फेट, नाइट्रोजन, आ रही बात समझ में, कार्बन डाइऑक्साइड आपने देख लिया ना, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, जलवाष्प, सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाएंगे, आपके जलवाष्प। तो जलवाष्प सबसे अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं। आ रही बात समझ में, है ना? तो जलवाष्प यहां से सबसे अधिक मात्रा में बाहर निकलेंगे। CO2, सल्फेट, आपकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन गैस क्या इससे बाहर निकलती है। अब क्या होगा, लावा किसे कहेंगे, अगर इन गैसों को इस मैग्मा से अलग कर दे तो क्या कहलाएगा, वो लावा कहलाएगा। अगर इन गैसों को क्या कर दें अपने अलग कर दें तो उसके बाद वो क्या कहलाएगा, आपका लावा कहलाएगा। तो लिख सकते हो गैसों को अलग करने के बाद, गैसों को अलग करने के बाद गैसों को अलग करने के बाद ये क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। यही मैग्मा आपका, अगर इन गैसों को अलग कर दें तो उसके बाद जो आपकी तरल जो पदार्थ आपका बाहर निकलेगा उसे क्या कहेंगे अपन, लावा कहेंगे। आ रही बात समझ में? अरे बुझ रहा है ना?
अब यहां तक आपने देखा कि ये ज्वालामुखी अपसारी संचलन के कारण आपकी ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। इसके साथ साथ आपका जो है किसका निर्माण होगा, इसके बीच में महासागरों के अंदर कटक का निर्माण होगा। इसका प्रभाव आपको क्या दिखाई देगा, यहां लिख सकते हो महासागरों में कटक का निर्माण होता है। कटक का निर्माण होता है। कटक क्या होते हैं, महासागरों के अंदर छोटी छोटी पहाड़ियां होती है इस तरीके से। आरी बसन में महासागरों में छोटी छोटी क्या होती है, पहाड़ियां होती है और ज्वालामुखी कारण इन कटकों का निर्माण होता है। आरी बसन में तो छोटी छोटी जो पहाड़ियां पाई जाती है उसने क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। और सबसे अधिक जो कटक है वो किस महासागर में है, तो आपको याद रखना अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक कटक पाए जाते हैं। आरी बसन में तो ये भी आपको याद रखना है, सबसे अधिक कटक सबसे अधिक कटक जो आपके हैं कहां मिलेंगे, अटलांटिक महासागर में। आरी बात समझ में, तो सबसे अधिक आपको कटक मिले कहां, अटलांटिक महासागर में। जब ज्वालामुखी यहां से निकलता है तो जो ऊपरी भाग इसका ज्वालामुखी का जो ऊपरी भाग जहां से बार बार निकलता है तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, करेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, करेटर। आरी भाषा में तो ये भी आपसे सवाल पूछाता है, क्रेटर किसे कहा जाता है, तो ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण जो ये खड्डा सा हो जाता है ना, यहाँ पर तस्ती नुमा आकृति बन जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करेटर कहेंगे। आरी भाषा में तो ये आपसे कई बार सवाल पूछा था कि क्रेटर का संबंध किससे है, तो ज्वालामुखी संबंध है। और इसी के विस्तृत रूप को कोल्डेरा कहा जाता है। इसी के विस्तृत रूप को कोल्डेरा कहा जाता है। आरी भाषा तो विस्तृत रूप को क्या कहेंगे, कोल्डेरा कहा जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो पा रही है। अंतिम हमारा बच गया श्रक्षी प्लेट संचलन। यहां तक लिख लिया सभी ने, है ना। तो आगे चलते हैं, तो अगला लिखेंगे अपन श्रक्षी प्लेट संचलन। श्रक्षी प्लेट संचलन, अगर मैं श्रक्षी प्लेट संचलन की बात करूं तो दो प्लेटों के मध्य में क्या होगी, गति समांतर होगी। अगर ये आपके से दो प्लेट हैं और इनके मध्य में क्या होगी, गति क्या होगी, समांतर होगी। इनके बीच में क्या होगी, गति पैरेलल होगी ना। अगर इनके बीच में गति पैरेलल होगी तो क्या होगा, इन्हें श्रक्षी प्लेट क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इनके समांतर संचलन श्रक्षी प्लेट, क्योंकि यहां पर ना तो आकृतियां बनेगी ना किसी चीज का नुकसान होगा। आपने देखा होगा पीछे जो मैंने करवाया आपको, अगर इसके अंदर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं महासागर टूट रहा है ना, विनाश हो रहा है भूभाग का, है ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, भूभाग का विस्तार हो रहा था। अभिसारी में क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था ना यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, यहाँ विनाश हो रहा, अभिसारी में विनाश हो रहा था। लेकिन हमने देखा अपसारी के अंदर भूभाग फैल रहा है, ज्वालामुखी बाहर निकलेंगे, द्वीप बाहर बन रहे हैं, तो इसका मतलब भूभाग फैल रहा है। आ रही बात समझ में। लेकिन उसमें क्या था, यहाँ विनाश हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये समांतर रहेगी। इसके मध्य के अंदर जो संचलन होगा वो समांतर होगा। समांतर होने की वजह से यहाँ पर हमें सिर्फ क्या अनुभव होंगे, भूकंप अनुभव होंगे, भूकंप का अनुभव होगा। आरी भाषा में। और ऐसा कहां पर संचलन होता है, तो आप देखोगे भारतीय प्रायद्वीप जो है आपकी एशियाई प्लेट के साथ संचलन करता है। भारतीय प्रायद्वीप एशियाई प्लेट के साथ संचलन, आरी भाषा में ना तो यहाँ प्लेट बन रही है ना डिस्ट्रॉयड हो रही है, यहाँ पर श्रक्षी है, यहाँ समांतर सिर्फ भूकंप अनुभव किए जाएंगे। तो इस बात को आप लोगों को याद करना है। आप देखेंगे हिमालय पर्वतवाले क्षेत्रों में जब ऐसा भूकंप आते हैं तो आपको भी भूकंप अनुभव होते हैं। आपने देखो कभी ये नहीं बोला था ना कि ज्वालामुखी बाहर निकली, ये सुनने को आता है कि यहाँ भूकंप आ रहे हैं। तो भूकंप क्यों आते हैं, क्योंकि ये प्लेटें गति करती है और जब मैग्मा ऊपर की ओर दाब लगाता है तापमान बढ़ने के कारण, तो उसके कारण क्या उसमें गति होती है। लेकिन वो गति किस प्रकार की होती है, समांतर गति होती है। आरी भाषा में आपसे कई बार ये सवाल पूछ लेता है, मैग्मा का तापमान कितना रहता है। मैग्मा का तापमान जब बाहर निकल जाता है इसका कितना रहता है, तो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है।
1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है, जबकि आप देखोगे जो आपका लावा अंदर होता है उसका कितना रहता है, तो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान इसका रहता है। तो ये आपका था प्लेट संचलन जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आ रही बात समझ में? किस प्रकार से नवीन मोड़दार पर्वत बने हैं, किस प्रकार से इनके अंदर भूकंप आते हैं, किस प्रकार से ज्वालामुखी आती है और किस प्रकार से इनमें द्वीपों का निर्माण हुआ है। आ रही बात समझ में? यहां तक चीजें क्लियर है? तो बाकी क्या करेंगे अपन कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना काफी है।